हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो आज हम लोग यहाँ पर कंपनीज एक्ट के एमसीक्यूज करेंगे। कुछ क्वेश्चंस इजी रहेंगे, कुछ डिफिकल्ट रहेंगे, और जो लास्ट के आपके 20 क्वेश्चंस रहेंगे वो थोड़े ज्यादा डिफिकल्ट रहेंगे। तो अकॉर्डिंगली ही आपको पढ़ते हुए जाना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास के साथ में। तो सबसे पहले यहाँ पर बात हो रही है आपके कंपनीज एक्ट चैप्टर 3 के अंडर। ओके, so, a company issued a self prospectus on 1st January 2024. It intends to make a second offer of securities on 1st September 2024. Since the first offer, there has been a change in the financial position of the company. What document must the company file with ROC? तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा डॉक्यूमेंट जो होगा वो आरओसी के पास में फाइल करना होता है जब कोई चेंजेस आपके पास हो जाते हैं। और सेकंड ऑफर आपको सिक्योरिटीज का करना है। तो देखो, कंपनीज एक्ट में सेक्शन 31 इसकी बात करता है। सेक्शन 31 क्या कहता है कि जब एक कंपनी शेल्फ प्रोस्पेक्टस यूज करती है मल्टीपल ऑफर्स ऑफ सिक्योरिटीज के लिए, तो उसको अपडेट देना होता है कोई भी अगर सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए हैं बिटवीन द फर्स्ट ऑर्डर ऑफर एंड सब्सिक्वेंट ऑफर। तो क्योंकि हमारे पास चेंज है फाइनेंशियल पोजीशन में कंपनी की जनवरी 1 से लेकर सितंबर 1, तो कुछ इस तरह से रूल्स लगते हैं। सबसे पहले तो कंपनी को एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल करना होता है जो कि फॉर्म पास 2 है, ठीक है। और जो टाइमलाइन होती है, डॉक्यूमेंट हमें यहाँ पर सेकेंड ऑफर ऑफ सिक्योरिटी से पहले पहले फाइल करना होता है। इसके बाद में अगर हम देखें जो कंटेंट है, तो मेमोरेंडम को बेसिकली कुछ मटेरियल फैक्ट्स यहाँ पर दिखाने होते हैं। क्या कंटेंट रहेगा इसका? न्यू चार्जेस क्रिएटेड ऑन एसेट्स, चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन सिंस द प्रीवियस ऑफर, और एनी अदर सिग्निफिकेंट चेंजेस दैट आर प्रिस्क्राइब्ड। तो लीगल स्टेटस कैसा होगा? जब इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम हमारी साथ में फाइल की जाती है, तो जो प्रीवियस फाइल शेल्फ होगी वो हमारी यहाँ पर फुल प्रोस्पेक्टस, ठीक है, लीगली डीम्ड टू बी फुल प्रोस्पेक्टस होती है। अच्छा, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं? तो अगर कंपनी ने प्रीपेमेंट रिसीव की है या एप्लीकेशन सिक्योरिटीज के लिए जब फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज अनाउंस हुआ, तो एक लीगल ऑब्लिगेशन बन जाती है। लीगल ऑब्लिगेशन क्या है? एप्लीकेंट को नोटिफाई करो जो भी चेंजेस यहाँ पर इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम से हो रही हैं, और एक ऑप्ट आउट ले लो। तो अगर इन्वेस्टर्स यहाँ पर विश नहीं कर रहे कि वो प्रोसीड करेंगे गिवन द न्यू फाइनेंशियल चेंजेस, कंपनी मस्ट रिफंड विद इन 15 डेज। ओके, कंपनी को 15 दिन के अंदर अंदर रिफंड करना होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका आंसर होगा इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। ओके, तो सी विल बी योर आंसर। फाइन, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। Under Section 26 of the Companies Act 2013, a prospectus issued by a company shall be valid for registration only if it is delivered to the registrar for registration on or before। तो देखो, सेक्शन 26 बहुत ही क्रिटिकल कंप्लायंस प्रोविजन रहता है जिसमें कि ट्रांसपेरेंसी हमारे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए आती है, और ये मैंडेट करता है कि हर एक प्रोस्पेक्टस जो इशू की गई है बाई और ऑन बिहाफ ऑफ अ पब्लिक कंपनी, वो कैसी होनी चाहिए? डेटेड होनी चाहिए, साइंड होनी चाहिए, और कुछ स्पेसिफिक क्लोजर्स उसके अंदर आने चाहिए। तो अगर एक प्रोस्पेक्टस को आप वैलिडली इशू करते हो, तो यहाँ पर आपको कुछ चीजों के साथ अडियर करना होगा। सबसे पहले तो डेटिंग एंड साइनिंग। तो जो प्रोस्पेक्टस होता है वो डेटेड होना चाहिए। डीम्ड यहाँ पर जो होगी डेट, वो डेट ऑफ पब्लिकेशन होगी, और साइन यहाँ पर हर एक पर्सन करेगा नेम्ड देयरिन एज अ डायरेक्टर और अ प्रपोज्ड डायरेक्टर। फिर रजिस्ट्रार विद आरओसी की बात करें, तो एक कंपनी यहाँ पर, ठीक है, डिलीवर होती है टू द रजिस्ट्रार ऑफ आरओसी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन और बिफोर द डेट ऑफ पब्लिकेशन। अब इसमें इंफॉर्मेशन स्पेसिफाई की जाती है बाय सेबी इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जिसमें कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो रिपोर्ट हमारे ऑडिटर्स देते हैं प्रॉफिट लॉस एसेट्स के ऊपर। डिटेल्स होनी चाहिए कंपनी के बिजनेस, कैपिटल स्ट्रक्चर, मेन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, और नेम्स एंड एड्रेसेस होने चाहिए रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी सेक्रेटरी, ऑडिटर्स और अंडरराइटर्स की। अब यहाँ पर ना एक्सपर्ट का कंसेंट लगता है। तो अगर प्रोस्पेक्टस में कोई भी स्टेटमेंट हमारे एक एक्सपर्ट ने दी है, जैसे किसी इंजीनियर ने, सीए ने, वैल्यूअर ने,
तो एक्सपर्ट यहाँ पर एक रिटर्न कंसेंट देते हैं और जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन से पहले विड्रॉ नहीं की जा सकती। अब टाइमलाइन की बात करते हैं। तो जो फाइलिंग होती है, ठीक है, फाइलिंग यहाँ पर आपके पास पब्लिकेशन से पहले पहले आरओसी के पास हो जाएगी और एक प्रोस्पेक्टस कैन नॉट बी इशूड मोर देन 90 days आफ्टर द डेट अ कॉपी वाज डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार फॉर आरओसी, ठीक है, टू डिलीवर टू द आरओसी, राइट। अच्छा, कॉन्ट्रावेंशन अगर करते हैं तो पनिशमेंट में फाइन लगेगा फॉर द कंपनी। तो यहाँ पर 50,000 रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक का फाइन लगता है और इम्प्रिजमेंट या फिर फाइन्स यहाँ पर इंडिविजुअल और डिफॉल्ट्स के लिए होते हैं। तो यहाँ पर एक चीज और याद रखना कि अगर एक प्रोस्पेक्टस में मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स हैं या मटेरियल फैक्ट को ये ओमिट करते हैं तो कंपनी और इसके डायरेक्टर्स यहाँ पर सिविल लाइबिलिटी सेक्शन 35 के अंदर और क्रिमिनल लाइबिलिटी सेक्शन 34 के अंडर फॉर मिस स्टेटमेंट आपका फेस करेंगे। ओके, तो आंसर यहाँ पर 90 डेज होगा, 30 डेज होगा, क्या होगा, ऑन और द डेट ऑफ पब्लिकेशन से पहले, राइट। तो यहाँ पर ये टाइमलाइन याद रखना। फाइलिंग विंडो कौन सी होती थी, जो आपकी डेज से पहले होती थी, मस्ट बी फाइल्ड विद द आरओसी बिफोर पब्लिकेशन। और वैलिडिटी पीरियड प्रोस्पेक्टस आप इसको यहाँ पर 90 डेज से ज्यादा इशू नहीं कर सकते जब डेट और हमने एक कॉपी आरओसी के पास भेज दी है। और कॉन्ट्रावेंशन में क्या होगा, 50,000 से 3 लाख रुपए तक का फाइन लग सकता है। नेक्स्ट आ जाओ, if a prospectus contains a statement, ठीक है, if a prospectus contains a statement which is misleading in the form or context in which it is included, every person who authorizes the issue of such prospectus shall be liable under section 447, section 68, 123, 42 और 135। देखो, हमारे पास में यहाँ पर आपके पास में अगर एक स्टेटमेंट है जो कि मिसलीडिंग है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कंटेक्स्ट, तो हर एक पर्सन जो ऑथराइज होता है टू इशू सच काइंड ऑफ अ प्रोस्पेक्टस, ठीक है, शैल बी लायबल अंडर विच सेक्शन। देखो, यहाँ पर हमारे पास में दो सेक्शन साथ में डील करते हैं, लेकिन इसको आपको थोड़ा ध्यान से समझना होगा। तो एक होता है सेक्शन 34, ठीक है। अब सेक्शन 34 में क्या होगा, यहाँ पर देखो, सेक्शन 35 सिविल लाइबिलिटी ले रहा था, सेक्शन 34 जो है वो क्रिमिनल लाइबिलिटी लेकर चलता है आपकी मिस स्टेटमेंट्स के लिए। सिविल लाइबिलिटी में आप कॉम्पनसेट करते हो। तो यहाँ पर जब एक प्रोस्पेक्टस इशू की गई, सर्कुलेट की गई, डिस्ट्रीब्यूट की गई और कोई भी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि अनट्रू है, मिसलीडिंग है इन फॉर्म ऑफ कंटेक्स्ट, या फिर कोई इंक्लूजन या ओमिशन जो है एनी मैटर वो मिसलीड करेगा, तो फिर हर एक पर्सन जो ऑथराइज किया गया है टू इशू सच काइंड ऑफ प्रोस्पेक्टस शैल बी लायबल फॉर एक्शन। कौन सा सेक्शन, 447, ठीक है। अब 447 में ये बोलते हैं कि इम्प्रिजमेंट होगा, जेल हो जाएगी। अब इम्प्रिजमेंट कब तक के लिए होगा यहाँ पर, तो ये आपका 6 महीने से लेकर 10 साल तक हो सकता है। और फाइन की बात करें तो जो अमाउंट फ्रॉड में इन्वॉल्व हुई है, ठीक है, उससे कम का तो फाइन हो ही नहीं सकता और ये 3 टाइम्स तक एक्सटेंड कर सकता है। अगर फ्रॉड में पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व था तो मिनिमम इम्प्रिजमेंट भी 3 साल की होगी। एक पर्सन अगर अवॉइड कर सकते हैं लाइबिलिटी तो कैसे कर सकते हैं, अंडर सेक्शन 34, अगर वो ये प्रूव कर दें कि जो स्टेटमेंट या ओमिशन था वो इमटेरियल था, नेचर में सिग्निफिकेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट नहीं था, और उनके पास में रीजनेबल ग्राउंड्स हैं टू बिलीव एंड डिड बिलीव अप टू द टाइम ऑफ इशू कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू थी और ओमिशन यहाँ पर नेसेसरी था। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे हमारे पास में नेचर कैसा है सेक्शन 34 का, क्रिमिनल लाइबिलिटी है जिसमें कि इम्प्रिजमेंट मिलता है, फाइन यहाँ पर ये फ्रॉड्स के, ठीक है, फ्रॉड से मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन के लिए फाइन और साथ में आपको जेल हो सकती है, सेक्शन 447 के साथ में ये आपका चलता है। सेक्शन 35 सिविल लाइबिलिटी की बात करता है, जो कॉम्पनसेटरी होता है, कॉम्पनसेट करता है इन्वेस्टर के लॉसेस को, और सेक्शन 35(1) के अंडर आता है। तो यहाँ पर सेक्शन 34 प्रोस्पेक्टस इज इशूड व्हिच इंक्लूड एनी ट्रू और मिसलीडिंग स्टेटमेंट, और हर एक पर्सन जो ऑथराइज करेगा ऐसे इशू को उसको सेक्शन 447 के अंडर पनिश किया जाएगा।
A company wishes to make a private placement of securities. According to Section 42, the offer shall be made to such number of persons not exceeding. तो अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि देखो कोई कंपनी एक प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाहती थी, तो जो यहाँ पर आप ऑफर दे रहे हो वो मैक्सिमम कितने लोगों को दे सकते हो। तो इसमें ना हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, इसे एक कॉन्सेप्ट की तरह समझना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो सबसे पहले तो सेक्शन 42 जो होता है उसमें एक प्राइवेट प्लेसमेंट हम एक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे पब्लिक ऑफर होता था वैसा नहीं होगा। तो ऑफर में हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर 50 मेंबर्स तक कर सकते हैं एक सिंगल ऑफर में, ठीक है। और जो पूरे एक साल में हमें ऑफर करना है वो मैक्स टू मैक्स 200 का हो सकता है। और जो 200 की लिमिट है इसको भी इंडिविजुअली हर काइंड ऑफ सिक्योरिटी के लिए कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे 200 इक्विटी शेयर्स के लिए, 200 डिबेंचर्स के लिए, 200 प्रेफरेंस शेयर्स के लिए। और एक्सक्लूड कैसे होगा, तो जब हम 200 पर्सन की लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो हम किसको कैलकुलेट नहीं कर रहे, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को और जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं जिनको हमने ईसॉप दिया है अंडर सेक्शन 62। अब यहाँ पर इंश्योर ये करना है कि भाई हमारी जो प्लेसमेंट है वो प्राइवेट रहे, है ना, और एक्सीडेंटली हम इसको एक डीम्ड पब्लिक ऑफर ना बनाए। तो क्या होगा, यहाँ पर स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा और वो भी जनरल मीटिंग में फॉर एवरी प्रपोज्ड ऑफर। फिर जितनी भी मनीज पेबल है टवर्ड सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज वो चेक, डिमांड ड्राफ्ट या दूसरे बैंकिंग चैनल से होंगी, लेकिन कैश में नहीं हो सकती। सेपरेट बैंक अकाउंट सब्सक्रिप्शन के लिए रखना होगा, तो सब्सक्रिप्शन मनी एक सेपरेट बैंक अकाउंट में आएगी जो कि एक शेड्यूल्ड बैंक होता है और इसको हम अलॉटमेंट या रिफंड के लिए रखेंगे। फिर यहाँ पर अलॉटमेंट टाइमलाइन की बात करें तो कंपनी अलॉट करती है सिक्योरिटीज को विद इन 60 डेज ऑफ रिसीविंग द एप्लीकेशन मनी, ठीक है। तो कंपनी मस्ट अलॉट द सिक्योरिटीज विद इन 60 डेज ऑफ रिसीविंग द एप्लीकेशन मनी। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाती है तो जिस दिन यहाँ पर 60 दिन कंप्लीट हुए उसके 15 दिन के अंदर अंदर पूरा पैसा वापस करना होगा, ठीक है। और अगर कंपनी एक ऑफर करती है टू मोर देन 200 पीपल तो ये एक पब्लिक ऑफर माना जाएगा और जितने भी टर्म्स एंड प्रोविजंस थे पब्लिक इशू के, प्रोस्पेक्टस से भी रेगुलेशन वो फॉलो करने होंगे रिगार्डलेस की कंपनी इंटेंडेड थी या नहीं की, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पर बी आपका आंसर हो जाएगा, राइट। तो सेक्शन 42 रेड विद रेलेवेंट रूल्स। नेक्स्ट आ जाओ। In case of a private placement, the company must allot its securities within X days from the date of receipt of the application money। तो यहाँ पर अब आपको बताना है कि X days या जो ब्लैंक है ये कितना होगा। तो देखो मैंने अभी बताया था आपको कि सिक्योरिटीज आपको विद इन 60 डेज करनी होती हैं अलॉट, राइट। तो अगर एक कंपनी अलॉट नहीं कर पा रही 60 दिन के अंदर अंदर तो रीपेमेंट करनी होगी नेक्स्ट 15 दिन के अंदर अंदर। और अगर एक कंपनी इन 15 दिन में भी पैसा वापस नहीं कर पाती है, टोटल 75 डेज हो चुके हैं मेरे को पैसे दिए हुए, तो यहाँ पर इसको पैसा वापस करना होगा और 12% पर एनम का इस पर क्या लगेगा, यहाँ पर इंटरेस्ट पेनल्टी लगेगा। कब से, 60th डे से या 15 दिन कंप्लीट होने से, 60th डे से, ठीक है। जिस दिन ये 60 डेज कंप्लीट होगा, 61st डे सॉरी, 61st डे से ये लगेगा, ठीक है। एक्सपायरी हो गई 60 दिन की, अब 61st डे से 12% पर एनम का यहाँ पर आपको इंटरेस्ट पेनल्टी देना पड़ेगा। और एक एप्लीकेशन मनी को सेपरेट बैंक अकाउंट में शेड्यूल्ड बैंक में रखना है जिसको किसी और पर्पज से यूज नहीं करना अदर देन अलॉटमेंट और रीपेमेंट, ठीक है। चलो अब इस पर केस स्टडी बनकर आ सकती है कि हमारे पास एक कंपनी थी, इसने ऐसा ऐसा सब किया, फिर इसके साथ ये चीजें हुई। तो अब जितना कॉन्सेप्ट पढ़ाया है बस उसी को लगा देना है। अब आपको जैसे मान लो यहाँ पर टाइम दे दिया है ना, 1 जनवरी दे दिया आपको और बोले कि भाई देखो 1 जनवरी को एप्लीकेशन मनी आ गई थी, अब पैसा इन्होंने दिया नहीं है, पेनल्टी किस डेट से लगनी होगी। तो अब पेनल्टी के लिए क्या करोगे, पेनल्टी आप देखोगे
1 जनवरी से 60 डेज आपके कब कंप्लीट हो रहे हैं, मतलब आप यहाँ पर पूरा 60 डेज कैलकुलेट करोगे। फरवरी में आपके पास 28 दिन है, ठीक है, और जनवरी में 31 डे है, 31 डेज है। तो इस तरीके से आपको इसको यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा कि कौन सी पे डेट रहेगी। 1 मार्च को हमारे 60 दिन कंप्लीट हुए, तो 2 मार्च से पेनल्टी लग गई, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे भी बनेगा, बट कॉन्सेप्ट रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, और क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं वो मैं बताऊंगी, और 20 क्वेश्चन हम लास्ट में थोड़े डिफिकल्ट लेवल के करेंगे, बाकी मॉक्स आपके पास है ही। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। What is the minimum application amount for an offer of securities to the public as per section 39? तो यहाँ पर देखो हमारे पास में 25% ऑफ नॉमिनल अकाउंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द सिक्योरिटी, 10%, 5% as decided by BOD without any limit, और 25,000 रुपीज पर एप्लीकेशन। तो देखो सेक्शन 39 में जो एप्लीकेशन अमाउंट है उसका क्या मतलब हुआ कि जो मिनिमम सम है ना, ऑफ मनी जो एक इन्वेस्टर पे करते हैं टू द कंपनी एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर सिक्योरिटीज, चाहे वो शेयर्स हो चाहे वो डिवेंचर्स हो, ड्यूरिंग अ पब्लिक ऑफर। तो लॉ एक यहाँ पर स्पेसिफिक फ्लोर सेट करती है इस अमाउंट को इंश्योर करने के लिए कि केवल जो सीरियस इन्वेस्टर्स हैं वो अप्लाई करें, ठीक है, और जो कंपनी है वो एक बेस लेवल ऑफ कैपिटल को इमीडिएटली कलेक्ट कर ले। तो एज पर सेक्शन 39 क्लॉज 2 ऑफ द यहाँ कंपनीज एक्ट, यहाँ पर द अमाउंट पेबल ऑन एवरी एप्लीकेशन, ठीक है, the amount payable on application of every security shall not be less than, okay, shall not be less than 5% of nominal amount या face value of the security, and अगर यहाँ पर ऐसी कोई भी परसेंटेज या अमाउंट जो स्पेसिफाई की गई थी बाय सेबी बाय मेकिंग रेगुलेशंस इन दिस बिहाफ। अच्छा, अब यहाँ पर जो कंपनीज एक्ट है वो तो 5% बोलता है, ठीक है, लेकिन जो सेबी की आईसीटीआर रेगुलेशंस हैं उन्होंने एक हायर थ्रेशोल्ड रखा हुआ है पब्लिक इशू के लिए। तो फॉर अ पब्लिक इशू जो एप्लीकेशन मनी होगी दैट मस्ट बी एटलीस्ट 25% ऑफ द इशू प्राइस। तो यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन के, सेक्शन 39(1) clause, the application amount is closely tied to the concept of minimum subscription. No allotment of any securities can be made unless जो amount stated है prospectus में as the minimum amount has been subscribed, और जो sum payable है on application for the amount so stated वो हम pay करते हैं और receive किया जाता है by the company by check और other instrument। तो यहाँ पर टाइमलाइन रिफंड के लिए क्या होगी, तो अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमने 30 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू या ऑफ द प्रोस्पेक्टस रिसीव नहीं किया या सच अदर पीरियड एज स्पेसिफाइड बाय सेबी, जो एंटायर एप्लीकेशन अमाउंट है वो रिटर्न कर दी जाएगी, और रिफंड डेडलाइन 15 दिन फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द इशू होगा। और अगर अमाउंट रीपे नहीं की जाती है इन 15 दिन के अंदर अंदर, जॉइंटली एंड सीवियरली लायबल हो जाते हैं हमारे डायरेक्टर्स एज वेल, और जो अमाउंट इंटरेस्ट पेनल्टी लगेगी वो यहाँ पर 15% पर एनम लगेगी। तो वंस आपने एप्लीकेशन मनी फुल्ली सक्सेसफुली रिसीव कर लिया, अलॉटमेंट कर दिया, तो कंपनी को एक रिटर्न फाइल करना होता है, यहाँ पर रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट कौन से फॉर्म के अंडर, फॉर्म पास 3 के अंडर, इसके साथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ में, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया कैसे कैसे यहाँ पर सारी चीजें आपको याद रखनी है। चलो ये आपका shall not be liable सेक्शन 39(2), और सेबी की आईसीडीआर रेगुलेशन कितना थ्रेशोल्ड बोल रही है, 25% बोलती हैं। नेक्स्ट आ जाओ। A variation of rights of any class of shareholders under section 48 requires the consent in writing of the holders of not less than dash of the issued shares of that class। तो यहाँ पर अब आपको बताना है कि क्या आंसर होगा। देखो सेक्शन 48 बोलता है कि जो वेरिएशन ऑफ राइट्स हैं, ठीक है, अटैच टू एनी क्लास ऑफ शेयर्स, उसमें एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड लगेगा ऑफ अप्रूवल टू इंश्योर कि जो वो क्लास है वो प्रोटेक्टेड रहे। तो सबसे पहले एक वेरिएशन आपका कब हो सकता है, जब रिटन कंसेंट हो। अब रिटन कंसेंट है तो होल्डर्स यहाँ पर ऑफ नॉट लेस देन 3/4 of the issued share of that class give their consent in writing, और एक स्पेशल रेजोल्यूशन यहाँ पर
ये OR वाला और है, AND वाला और नहीं है। एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा बाय द एट द सेपरेट मीटिंग ऑफ द होल्डर्स ऑफ इशूड शेयर्स ऑफ दैट क्लास। अच्छा, अब ये जो वेरिएशन है ये लीगली वैलिड रहे, इसको यहाँ पर दो कंडीशंस में से एक सेटिस्फाई करनी होगी। पहली कंडीशन है कि जो प्रोविजन होगा ऐसे वेरिएशन के लिए वो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स या मेमोरेंडम या आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी के अंडर आना चाहिए। और अगर ऐसे प्रोविजंस आपके एब्सेंट हैं तो वेरिएशन प्रोहिबिट नहीं होता बाय टर्म्स ऑफ ऑफिस इशू ऑफ द शेयर ऑफ दैट क्लास। तो यहाँ पर माइनॉरिटी प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि इंटर क्लास इम्पैक्ट। अगर वेरिएशन ऑफ राइट्स फॉर वन क्लास फॉर एग्जांपल इक्विटी अफेक्ट करेंगे राइट ऑफ अनदर क्लास फॉर एग्जांपल प्रेफरेंस, तो कंसेंट यहाँ पर 3/4 ऑफ अदर क्लास भी ऑब्टेन करना होगा। अच्छा, एक होता है राइट टू चैलेंज। तो अगर होल्डर्स एटलीस्ट 10% इशूड शेयर्स का रखते हैं, ठीक है, ऑफ दैट क्लास, और उन्होंने कंसेंट नहीं दिया या वोट नहीं किया वेरिएशन में, तो वो एनसीएलटी में जाकर इस वेरिएशन को कैंसिल करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर एप्लीकेशन इनको कंसेंट या रेजोल्यूशन के 21 दिन के अंदर अंदर देना होगा। और वेरिएशन आपका इफेक्टिव तब तक नहीं होगा अनटिल इसको किसी ट्रिब्यूनल ने कंफर्म नहीं कर दिया। तो रिटन रूट क्या है? कंसेंट फ्रॉम ग्रेटर देन, यहाँ पर 3/4 ऑफ इशूड शेयर्स ऑफ दैट क्लास होगा। मीटिंग रूट स्पेशल रेजोल्यूशन 75% मेजोरिटी ऑफ दोज प्रेजेंट एंड वोटिंग। ऑल्सो चैलेंजिंग के लिए डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स के यहाँ पर मोर देन और इक्वल टू 10% ऑफ इशूड शेयर्स होने चाहिए। और एनसीएलटी एप्लीकेशन 21 दिन के अंदर अंदर ऑफ द डिसीजन करनी होगी। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। Which type of prospectus does not include complete particulars of the quantum or price of the securities included therein? तो यहाँ पर अब आपको बताना है कि हमारे पास में कौन सा ऐसा प्रोस्पेक्टस है जो कि कंप्लीट पर्टिकुलर्स यहाँ पर क्वांटम या प्राइस के नहीं रखता। तो वो तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है, याद ही होगा आपको। तो ये कौन से सेक्शन में बात की जाती है? इसकी सेक्शन 32 में बात की जाती है। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट पर्टिकुलर्स क्वांटम या क्वांट प्राइस के नहीं आते हैं। कॉमनली हम इसको किस में यूज करते हैं? बुक बिल्डिंग प्रोसेस में यूज करते हैं, जहां पर प्राइसेस मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग डिसाइड किए जाते हैं बिडिंग पीरियड के टाइम पर, रेदर देन कंपनी खुद फिक्स करें। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड आपको मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो कैसे क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्या चीजों के ऊपर? तो देखो, सबसे पहले जो फाइलिंग रिक्वायरमेंट रहेंगी, इसको आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास कितने दिन के अंदर अंदर फाइल करना है? बताओ, 3 डेज के अंदर। ठीक है, जो प्राइस बैंड होगा वो यहाँ पर फिक्स प्राइस नहीं रहकर क्या कर रहे हैं हम, एक प्राइस बैंड, जैसे कि 500 से 510। तो जो फाइनल प्राइस होगा वो डिस्कवर कब होगा? बिडिंग प्राइस जब आपका एंड हो गया। और ऑब्लिगेशन हमारी क्या होती है अपॉन क्लोजिंग? तो जब सिक्योरिटीज का ऑफर क्लोज हो जाता है तो कंपनी फाइनल प्रोस्पेक्टस यहाँ पर क्या करेगी? आरओसी के साथ में फाइल करेगी और सेबी के साथ में करेगी, जिसमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए इस फाइनल प्रोस्पेक्टस में? टोटल कैपिटल आपने कितना रेस किया, डेट या शेयर कैपिटल दोनों के थ्रू, क्लोज प्राइस आपकी सिक्योरिटीज का क्या रहा, और कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो कि आपके रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में पहले आपने ब्लैंक छोड़ी थी। अब आ जाओ वेरिएशन में क्या होगा। तो देखो, जब वेरिएशन होता है तो कोई भी वेरिएशन अगर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और फाइनल प्रोस्पेक्टस के बीच में है तो उसको हमें हाईलाइट करना होगा। अब यहाँ पर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कौन सी हो गई? इसमें कि प्राइस या क्वांटम आपको नहीं दे रखा शेयर्स का। फिर होती है एक शेल्फ प्रोस्पेक्टस, ये क्या हो गया? इसको हम मल्टीपल स्टेजेस जो है सिक्योरिटीज की ओवर 1 ईयर पीरियड उतने टाइम में इशू करते हैं। फिर आती है अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस, तो एक समरी होती है मेन प्रोस्पेक्टस की जिसमें सेलिएंट फीचर्स हम रखते हैं। और डीम्ड प्रोस्पेक्टस, कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें कि ऑफर फॉर सेल हमने करना है टू द
पब्लिक। अंडर विच सेक्शन ये था? सेक्शन 25। तो याद रखना अंडर द एक्ट रेस्ट प्रोस्पेक्टस जो होती है वो सेम सिविल और क्रिमिनल ऑब्लिगेशन रखती है एज अ स्टैंडर्ड प्रोस्पेक्टस, और इट कंटेन्स मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन इन केस। तो फिर जो डायरेक्टर और प्रोमोटर्स हैं वो सेक्शन 34 और 35 के अंडर लायबल होते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। If a company fails to repay the application money within 15 days after the expiry of 60 days in a private placement, it shall be liable to repay that money with interest at the rate of। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये रेट हमारे पास प्राइवेट में 12% होता है और पब्लिक में 15% होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में डे 1 से 60 के बीच में कंपनी को सिक्योरिटीज अलॉट करनी है। 61 से 75 डेज के बीच में अगर कोई अलॉटमेंट नहीं होती है तो ग्रेस पीरियड जो 15 दिन का दिया गया है इसमें रिफंड करना होता है। अगर 76 डे ऑनवर्ड्स आपको 12% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट पे करना है। अब क्योंकि 12% पर एनम है तो ये भी याद रखना कि जितने भी दिन यहाँ पर हो जाते हैं कंप्लीट अपॉन 365 कर तब इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं आएगा बट इस तरह से आपको आ सकता है। और जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट हमें 60th डे की एक्सपायरी से शुरू होगी। ठीक है, तो 61st डे से आपका यहाँ पर पेनल्टी लगना शुरू हो जाता है। ओके, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो 12% का रेट है ये यहाँ पर क्यों लगाया गया है? क्योंकि डेटरेंट बन जाता है टू इंश्योर कि कंपनीज इन्वेस्टर का फंड होल्ड कर इनडेफिनिट पीरियड तक ना रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, where any person has sustained loss or damage as a result of any misleading statement in the prospectus, the company and every person referred to in section 35(1) shall be liable to pay। अब पेनल्टी कितनी लगेगी ये हमसे पूछा गया है। तो जब कोई पर्सन सस्टेन करते हैं लॉस या डैमेज क्योंकि मिसलीडिंग स्टेटमेंट थी प्रोस्पेक्टस में, तो कंपनी और हर एक पर्सन रेफर टू इन सेक्शन 35(1) इनको कॉम्पनसेशन देनी होगी हर इंसान को जिसने सिक्योरिटी सब्सक्राइब की थी प्रोस्पेक्टस के फेथ पर। तो यहाँ पर सिविल लाइबिलिटी लग जाती है फॉर मिस स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कंपनी उसका हर एक डायरेक्टर कंपनी का एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस जो थे उस टाइम पर, हर एक प्रमोटर कंपनी का, एवरी पर्सन जिसने ऑथराइज किया था इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस, और एक्सपर्ट जो कि यहाँ पर आपके केवल स्टेटमेंट्स के लिए अगर उन्होंने कोई स्टेटमेंट स्पेसिफिकली मेंशन की थी, इन सब के ऊपर यहाँ पर क्या लगेगी? सिविल लाइबिलिटी लगेगी। तो एक होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी का प्रिंसिपल। तो अगर ये प्रूव कर दिया जाए कि जो प्रोस्पेक्टस था वो डिफ्रॉड, ठीक है, इंटेंट एप्लीकेशन क्या थी? डिफ्रॉड एप्लीकेंट्स और एनी अदर फ्रॉडलेंट पर्पसेस जो पर्सन मेंशन्ड है, ठीक है, यहाँ पर उन सभी को क्या करना होगा? वो अभी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं बिना लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी फॉर एनी और ऑल ऑफ द डैमेजेस और लॉसेस। फिर आता है रिलायंस फैक्टर। तो इन्वेस्टर को प्रूफ करना है कि वो सब्सक्राइब करेंगे तो सिक्योरिटीज रिलाइंग ऑन misleading statement and suffered a financial loss as a result। और कॉम्पनसेशन की बात करें तो अंडर अनलाइक सेक्शन 34 फाइन्स और वो सब नहीं लगेंगे। यहाँ पर ये आपका रेमिडियल है, यहाँ पर रिस्टोर करना है इन्वेस्टर को जिस पोजीशन पर वो पहले थे। ठीक है, ठीक है, अगर मिस स्टेटमेंट नहीं हुई होती। तो एक पर्सन सेक्शन 35 के अंडर जो लाइबिलिटीज हैं उससे खुद को, ठीक है, एस्केप भी कर सकता है, जैसे विड्रॉल ऑफ कॉन्सेंट के थ्रू। मतलब वो विड्रू करेंगे उनका कॉन्सेंट बिफोर द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड इट वाज इशूड विदाउट द अथॉरिटी। नो नॉलेज, अगर ये वो बोल दें कि जो प्रोस्पेक्टस था वो उनकी नॉलेज या कंसेंट के बिना हुआ था और जब उन्हें वो अवेयर हुए तो उन्होंने रीजनेबल पब्लिक नोटिस भी दिया था, और यहाँ पर रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव और कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट थी वो जब इसे इशू किया गया तब तक तो ट्रू ही थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास में कॉम्पनसेट किया जाएगा डैमेज को, और अगर स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ आपका क्या रहता है? प्रीपोंडेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी।
तो यहाँ पर आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। According to the section 25, a document by which an offer for sale OFS to the public is made shall for all purposes be deemed to be a। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है कि क्या यहाँ पर आपका आंसर होगा स्टेटमेंट इन द लिeu ऑफ prospectus, shall prospectus, prospectus issued by the company, private placement offer letter और board report। देखो सेक्शन 25 बोलता है कोई भी डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू ऑफर फॉर सेल हुआ सिक्योरिटीज का, वो हमारा सभी पर्पसेस से होना चाहिए फॉर डीम टू बी प्रोस्पेक्टस। तो ये प्रोविजन हम डिजाइन करते हैं ताकि कंपनीज को बाईपास करवा सके द स्ट्रिंजेंट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो उससे कंपनीज को हमें प्रिवेंट करना है, ऐसा नहीं कि करवा देना है, मीनिंग प्रिवेंट करना है। ओके, कि यहाँ पर ऐसा ना हो कोई स्ट्रिंजेंट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है वो ये अपनी डिस्क्लोज ही नहीं कर रहे, फॉलो नहीं कर रहे। और फॉर्मल प्रोस्पेक्टस कैसे हाइड कर सकते हैं ये अपने शेयर्स को यहाँ पर किसी इंटरमीडिएरी को सेल कर देंगे, जैसे इशूइंग हाउस या ब्रोकर जो कि वापस इनको पब्लिक को शेयर सेल कर रहा है। तो हमारे पास एक डीम्ड प्रोस्पेक्टस का क्या तरीका होता है, एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर कंसिडर की जाती है डीम्ड प्रोस्पेक्टस अगर ये कुछ इनमें से कंडीशंस को मीट कर जाए। क्या कंडीशंस है? इमीडिएट ऑफर, जो ऑफर फॉर सेल है टू द पब्लिक वो आपने 6 महीने के अंदर अंदर किया आफ्टर द अलॉटमेंट और एग्रीमेंट टू अलॉट सिक्योरिटीज टू द इंटरमीडिएरी। फिर यहाँ पर कॉम्पनसेशन की बात करें तो जिस दिन ऑफर मेड किया गया टू द पब्लिक, होल कंसिडरेशन फॉर द सिक्योरिटीज हैड नॉट बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी फ्रॉम द इंटरमीडिएरी। तो एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर कैटेगराइज की जाएगी एज डीम्ड प्रोस्पेक्टस अगर ये रूल्स लगाते हैं, जितनी भी इनैक्टमेंट्स एंड रूल ऑफ लॉ रिलेटिंग टू द कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टसेस हैं, ठीक है, एंड लाइबिलिटीज सिविल and criminal for misstatements apply to it. In addition to the directors of the company, document sign की जाएगी by at least 2 directors if the intermediary is a company and at least half of the partners if the intermediary is a firm. तो हमें यहाँ पर नेट अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन जो रिसीव की गई है, ठीक है, बाय द कंपनी फॉर सिक्योरिटीज एंड प्लेस और टाइम वेयर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अलॉटमेंट कैन बी इंस्पेक्टेड। तो हमारे पास में यहाँ पर ऑफर करनी है पब्लिक को हमें 6 महीने की अंदर अंदर अलॉटमेंट के 6 मंथ्स ऑफ अलॉटमेंट। पेमेंट ट्रिगर में कंपनी ने अभी तक यहाँ पर रिसीव नहीं करा फुल पेमेंट एट द टाइम ऑफ पब्लिक ऑफर, और इसको हम एग्जैक्टली एक स्टैंडर्ड प्रोस्पेक्टस की तरह ट्रीट करते हैं। तो अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ डीम्ड प्रोस्पेक्टस इफ अ कंपनी अलॉट सिक्योरिटीज टू एन इंटरमीडिएरी विद इन अ व्यू कि ये सिक्योरिटीज यहाँ पर पब्लिक को सेल की जाएंगी, डॉक्यूमेंट यहाँ पर, ठीक है, ऑफर जो की जा रही है वो डीम्ड टू बी अ प्रोस्पेक्टस कहलाएगी इशूड बाय द कंपनी। फाइन, नेक्स्ट आ जाओ। एन अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस सेक्शन 33 मस्ट बी अटैच्ड टू, बताओ यहाँ पर इसको किसके साथ में अटैच करना होगा? एवरी शेयर सर्टिफिकेट इशूड, every application form for securities issued by the company, the annual report of the company, the notice of the AGM only for private placements। देखो सेक्शन 33 यहाँ पर ये कहता है कि एक अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस जो होती है उसको हमें एवरी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में अटैच करना होता है इशूड फॉर द परचेज ऑफ सिक्योरिटी। तो यहाँ पर इंश्योर करेंगे कि इन्वेस्टर्स के पास में एक्सेस है to the salient features of the full prospectus in a condensed format, ठीक है, before ये commit करेंगे to an investment। तो no form of application for the purchase of any of the securities of a company shall be issued, ठीक है, unless ऐसी कोई भी फॉर्म अ कंपनी की गई बाय अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। जो अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस होगी उसमें सेलिएंट फीचर्स आएंगे प्रोस्पेक्टस के एज स्पेसिफाइड बाय सेबी, और इवन दो जो एब्रिज्ड वर्जन है वो प्रोवाइड किया गया है, इन्वेस्टर हैज द राइट टू रिक्वेस्ट अ कॉपी ऑफ द फुल प्रोस्पेक्टस बिफोर द क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट एंड कंपनी मस्ट फर्निश इट।
अब एक्सेप्शंस क्या है इस रूल में, तो एक अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस यहाँ पर अटैच नहीं की जाती अगर अंडर राइटिंग एग्रीमेंट्स हैं, जहां पर फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन इशूड इन कनेक्शन विद द बोना फाइड इन्विटेशन टू अ पर्सन टू एंटर इनटू एन अंडर राइटिंग एग्रीमेंट, जहां सिक्योरिटीज हमारी ऑफर नहीं की गई हैं टू द पब्लिक, फॉर एग्जांपल ऑफर्स मेड ओनली टू द एग्जिस्टिंग मेंबर्स और एम्प्लॉइज। तो यहाँ पर डिफॉल्ट होने से क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे, तो अगर एक कंपनी कॉन्ट्रावीन कर जाती है प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 33, it shall be liable to a penalty of 50,000 for each such default। तो prospectus full disclosure document with ROC होगी, average prospectus summary जिसमें कि salient features रहेंगे, और attachment में physically या digitally attach की जाएगी to the application form। ठीक है, यहाँ पर no form of application for the purchase of any securities of a company shall be issued unless such form is accompanied by an abridged prospectus, जिसमें कि salient features of a prospectus आपके आते हैं। In which of the following cases is the golden rule of a prospectus the duty of disclosure not applicable? तो बताओ यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा। The securities are offered to the public for the first time when a company makes a right issue or bonus issue to the existing members, when a company issues a shelf prospectus, when an issuing house offers sales for shares for sale, when a startup makes an IPO। देखो गोल्डन रूल हमारे प्रोस्पेक्टस का क्या कहलाता है, गोल्डन लेगेसी कहलाता है, इसमें कि हर एक मटेरियल फैक्ट, एवरी मटेरियल फैक्ट मस्ट बी डिस्क्लोज विद स्ट्रिक्ट एक्यूरेसी, और कोई भी फैक्ट्स हम ऑमिट नहीं करते हैं जो कि प्रोस्पेक्टस को मिसलीडिंग कर दे। तो ये ड्यूटी है डायरेक्टर्स की और प्रमोटर्स की कि वो कैंडिड और ऑनेस्ट रहें। हाउएवर कुछ तो स्पेसिफिक लीगल सिनेरियोज हैं जहां पर एक स्टैंडर्ड ड्यूटी होती है डिस्क्लोजर की, और हम जब फाइलिंग करते हैं प्रोस्पेक्टस की जो कि अप्लाई नहीं करते, तो कहाँ कहाँ जो ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर या प्रोस्पेक्टस है वो एप्लीकेबल नहीं होगी, वो समझते हैं। सबसे पहले तो जब आप राइट इशू या बोनस इशू करते हो, तो जो सिक्योरिटीज हम ऑफर करते हैं एग्जिस्टिंग मेंबर्स को या डिवेंचर होल्डर्स को, तो जो राइट टू रिनाउंस है, ठीक है, इन द फेवर ऑफ अदर पर्सन, वो फेवर यहाँ पर प्रोवाइड नहीं की जाएगी। यूनिफॉर्मिटी विद प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज, तो अगर शेयर्स या डिवेंचर्स ऑफर किए गए हैं, ठीक है, इन ऑल रिस्पेक्ट यूनिफॉर्म है विद सिक्योरिटीज जो पहले आपने इशू की थी, ये ऑलरेडी डील कर चुके हैं इन और कोटेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। फिर यहाँ पर बोनाफाइड इनविटेशन है फॉर अंडर राइटिंग, तो जब एप्लीकेशन फॉर्म इशू की गई है इन कनेक्शन विद एन इनविटेशन टू एंटर इनटू द अंडर राइटिंग एग्रीमेंट, या फिर यहाँ पर प्राइवेट प्लेसमेंट की गई, तो ये जो ऑफर्स हैं ये एक सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल के पास हो रहे हैं, नॉट एक्सीडिंग 200 इन अ ईयर एंड नॉट टू द पब्लिक, जो स्टैंडर्ड सेक्शन 26 प्रोस्पेक्टस है उसकी रिक्वायरमेंट्स अप्लाई नहीं होती। फिर आता है स्वैट इक्विटी या ईसॉप्स, तो ऑफर्स जो हमने स्पेसिफिकली एम्प्लॉइज के लिए किए थे या डायरेक्टर्स के लिए अंडर स्पेसिफिक स्कीम्स रेदर देन जनरल पब्लिक। तो अब हमें क्या समझना होगा, हमें यहाँ पर गोल्डन रूल समझना होगा। तो रूल जो फेमसली स्टैब्लिश किया गया था न्यू ब्रंसविक एंड कनाडा रेलवे कंपनी वर्सेस, इसमें ये बोलते हैं पब्लिक को हमें पूरा का पूरा ट्रूथ बताना है, पिक्चर जो प्रेजेंट की गई है, ठीक है, वो हमारी कैसी होनी चाहिए, एज द कंपनी एक्चुअली इज, और ओमिशन अगर मटेरियल फैक्ट का है तो वो फ्रॉडलेंट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है कि अगर एक पब्लिक इशू हुआ, वो आपके सिलेबस में है नहीं केस, वो तो मैंने ऐसे बता दिया है, पब्लिक इशू हुआ तो प्रोस्पेक्टस रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड है, या ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर यहाँ पर स्ट्रिक्ट है, गोल्डन रूल फॉलो करोगे। अगर बात करें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के राइट्स की, प्रोस्पेक्टस नहीं रिक्वायर्ड है, और अगर हम बात करें ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर यहाँ पर लिमिटेड होती है। अगर अंडर राइटर्स की बात करें तो प्रोस्पेक्टस नहीं चाहिए, लेकिन ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर कॉन्ट्रैक्चुअल हो जाएगी। अगर प्राइवेट प्लेसमेंट है तो हमें पास 4 चाहिए होता है ना, और यहाँ पर हमें टारगेटेड ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर करना होगा। क्लियर?
सेक्शन 26 क्या बोलता है? रिक्वायरमेंट्स डज नॉट अप्लाई टू द इशू ऑफ एग्जिस्टिंग मेंबर्स ऑफ अ डिबेंचर और अ डिबेंचर होल्डर ऑफ अ कंपनी ऑफ अ प्रोस्पेक्टस और फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन रिलेटिंग टू शेयर्स और डिबेंचर्स। तो ये इंडियन लॉ जो बनी है ये फॉरेन लॉ के थ्रू बनी है। The minimum subscription amount must be received by the company within how many days from the date of issue of the prospectus? तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट आपको रिसीव जो करनी होगी बाय द कंपनी विद इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस। तो देखो सेक्शन 39 हमारा ये कहता है कि जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट है वो रिसीव की जाएगी बाय द कंपनी विद इन 30 डेज। ठीक है, तो अगर कंपनी ऐसा फेल कर जाती है मिनिमम सब्सक्रिप्शन थ्रेशोल्ड रीच करना इस पीरियड में, तो पूरी की पूरी अमाउंट जो रिसीव की गई है वो एप्लीकेंट्स को वापस कर देंगे ताकि उनके इंटरेस्ट को हम प्रोटेक्ट करें। फिर स्टैट्यूटरी पीरियड जो 30 दिन का दिया गया है, अनलेस कि सेबी ने कोई और यहाँ पर रूल बताया हो, और जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है अगर वो 30 दिन के अंदर नहीं आया तो 15 दिन के अंदर अंदर पैसा वापस करो। और अगर रिफंड डिले करा गया बियॉन्ड 15 डेज तो डायरेक्टर जो है कंपनी के जॉइंटली सीवियरली लायबल हो जाएंगे टू पे द मनी बैक विद 15% एनम का इंटरेस्ट। तो यहाँ पर आपके पास केस स्टडी बन सकती है, मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन विंडो पब्लिक ऑफर में 30 दिन होती है, प्राइवेट अलॉटमेंट में हमें यहाँ पर मिनिमम सब्सक्रिप्शन विंडो कुछ नहीं होती है, लेकिन अलॉटमेंट 60 दिन के अंदर करना होता है। रिफंड ग्रेस पीरियड दोनों में 15 दिन का है और इंटरेस्ट रेट एक में 15% का है पब्लिक में और प्राइवेट में 12% का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Any person who either knowingly or recklessly makes any statement which is false or deceptive to induce another person to enter into an agreement for acquiring securities shall be punishable under which section? बताओ कौन सा सेक्शन है जिसमें कि knowingly या recklessly इन्होंने कोई ऐसी स्टेटमेंट कर दी जो कि फॉल्स और डिसेप्टिव है। ठीक है, तो ये आपकी सेक्शन 36 के अंडर आता है, जिसमें कि कुछ यहाँ पर बातें बोली गई हैं, पढ़ लेते हैं। फॉर अ पर्सन टू बी हेल्ड लाइबल अंडर दिस सेक्शन, उन्होंने एक्ट किया होगा विद द इंटेंट टू इंड्यूस अनदर पर्सन। ठीक है, तो एग्रीमेंट यहाँ पर अक्वायरिंग, डिस्पोजिंग ऑफ, सब्सक्राइबिंग फॉर और अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज। कोई एग्रीमेंट यहाँ पर जिसमें कि सिक्योर करना था प्रॉफिट टू एनी ऑफ द पार्टीज, जो हमारी सिक्योरिटीज की यील्ड होगी उसके थ्रू, या रेफरेंस जो फ्लक्चुएशंस में हुआ इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज। ये एग्रीमेंट यहाँ पर हुई है ताकि क्रेडिट फैसिलिटीज किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिल पाए। तो सेक्शन 36 यहाँ पर साफ साफ बोलता है कि अगर कोई पर्सन इनमें से कुछ भी करता है, ऐसा कोई भी इंड्यूसमेंट करता है, तो सेक्शन 447 के अंडर उनको पनिश किया जाएगा। तो यहाँ पर ओवर आर्किंग प्रोविजन पनिशमेंट का है इम्प्रिजमेंट 6 महीने से 10 साल के लिए। अमाउंट यहाँ पर 3 महीने जितना आपके पास में फ्रॉड आपने किया उससे कम नहीं होना चाहिए और 3 टाइम्स तक एक्सीड कर सकता है। इफ द फ्रॉड इन्वॉल्व्स पब्लिक इंटरेस्ट तो मिनिमम इम्प्रिजमेंट 3 साल की होगी। तो सेक्शन 34 क्या कर रहा था? मिस स्टेटमेंट हमारी इनसाइड द प्रोस्पेक्टस बता रहा था। सेक्शन 36 कोई भी स्टेटमेंट, प्रॉमिस, फोरकास्ट जो कि यहाँ पर प्रोस्पेक्टस के बाहर की गई है ताकि इन्वेस्टमेंट आ जाए, बोलते हैं ना देखो हमारी कंपनी तो इतना अच्छा करेगी, ये है वो है, तो वो सब यहाँ पर अगर कर कर किसी से इन्वेस्टमेंट करवा लिया तो फिर आपको उसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। सेक्शन 36 यहाँ पर पनिशमेंट देती है फ्रॉडलेंट इंड्यूसमेंट के लिए टू इन्वेस्ट। नेक्स्ट आ जाओ, अब ये आपका कंपनीज एक्ट चैप्टर 4 है, इसी चैप्टर के साथ कर लें या अलग से करते हैं? इसको ना नेक्स्ट इससे करेंगे क्योंकि मैंने एक्चुअली सोचा था एक बड़ी क्लास ले लूंगी और सारा कंप्लीट कर दूंगी, बट मुझे लग रहा है एक एक क्लास करके करती हूँ ताकि फाइनेंस भी कवर करते चले। ठीक है, तो अभी आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करना, चैनल को शेयर करना मत भूलना। ऑल्सो कॉमेंट कर बताना लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, कोई भी डाउट होता है तो वो आप पूछ सकते हैं। थोड़ा यहाँ पर जो क्वेश्चंस का आपने आज नॉलेज लिया है ये रिवीजन अच्छा हुआ होगा, और क्वेश्चंस भी जैसे आपको मैंने समझाया या तो मल्टीपल स्टेटमेंट या किसी कंपनी की कोई डेट्स वगैरह देकर तब आपको सॉल्व करने के लिए बोल देंगे। ओके, तो वैसे कर लेना।
कुछ क्वेश्चंस इस तरह के मॉक्स में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।